हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज हमारा डेली हिंदू इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है और पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जीएस टू एज वेल एज सोशल रिलेशंस एज वेल एज सोसाइटी, मतलब एज वेल एज एसेज एज वेल एज इंटरव्यू, हर चीज़ में आपको काम आएगा। प्रीलिम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने पूरा डिटेल में करना है, राइट। कि टू फिंगर टेस्ट है क्या, पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा है, क्यों किया जाता है, और अब रीसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। एंड अगेन इसमें जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनका ये जजमेंट है, राइट। उसके बाद सेकंड हमारे पास कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्राज़ील के अंदर जो इलेक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं और उसमें लूला दा सिल्विया जो हैं वो जीते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को। इसको थोड़ा सा नज़र डालेंगे। उसके बाद रशिया ने फिर से मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं यूक्रेन के ऊपर, जिससे कि कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया है और वाटर शॉर्टेज भी होने लगी है यूक्रेन के कुछ पार्ट्स में। अब इशू क्या आ रहा है इसमें? इशू ये आ रहा है कि अगर ये वॉर अभी भी चल रही है और इस लेवल पे एस्केलेटेड है, तो फिर अब यूरोप की मार्केट्स, ठीक है, इसके अलावा यूएस की मार्केट्स, और चलो एशिया तो अपना थोड़ा सा अलग ही चलता है, लगा लो, या फिर एशिया में भी लगा लो, तो जो एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, फिर वो क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर वॉर चल रही है तो रशिया का भी नुकसान हो रहा है, यूरोप का भी नुकसान हो रहा है, और महंगाई भी बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों के फैक्टर के कारण ही तो हमने देखा था कि वेल्थ इरोजन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? यूरोप के अंदर हो रहा है, यूएसए के अंदर हो रहा है। तो अब अचानक से वेल्थ इरोजन रुक के लगातार बढ़ कैसे रहा है? वेल्थ क्रिएशन कैसे शुरू होगी अगर वॉर चल रही है तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन है, पेक्यूलियर सा क्वेश्चन है, जो कि एक आम आदमी को समझ में नहीं आता है कि अगर सब कुछ ठीक है तब वेल्थ क्रिएशन होती है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ खराब है, मिसाइल स्ट्राइक्स अभी भी चल रही हैं, तो वेल्थ क्रिएशन कैसे शुरू हो गया? तो इज दिस ऑल अ गिमिक? क्या यहाँ पे कुछ गिमिकी चीज़ की हुई है, या तो रशिया ने या यूएस ने या कुछ और? तो एक जो चीज़ डायरेक्ट हजम नहीं होती, उस तरह की चीज़ यहाँ पे, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा एमसीक्यू का। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर का हमारा मेंस का क्वेश्चन होगा, और लास्ट में हम रिवीजन टॉपिक के अंदर एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन है अगेन पॉलिटी से, 2014 के अंदर आया था एग्जाम में। गवर्नर ऑफ स्टेट की पावर्स की बात करता है, तो इनमें से कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि मन मर्जी की पावर है? नंबर वन, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजना कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। अपॉइंटिंग ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना स्टेट के अंदर। नंबर थ्री, रिजर्विंग सर्टन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर स्टेट की विधानसभा ने कोई बिल पारित किया है तो उसको प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए वेट करवाना या उसको जो है रोक के रखना। उसके बाद मेकिंग रूल्स टू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कैसे करेगी, अपना बिजनेस कैसे करेगी, उसके लिए रूल्स फ्रेमिंग करना। हमें बताना है इनमें से डिस्क्रिशनरी मतलब मन मर्जी का, मैंडेटरी होता है मजबूरी कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन एग्जांपल दे देता हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो वहाँ पे तो शैल लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, करना ही पड़ेगा, तो आप इसको तो एलिमिनेट ही कर सकते हो, राइट। तो इसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपको वहीं से आंसर आ जाएगा। पर चलो कोई बात नहीं, हम आंसर को लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैंडेटरी का मतलब जो चीज़ शैल है करनी ही पड़ेगी, और डिस्क्रिशनरी का मतलब जो चीज़ में है, मर्जी है, करना है करो, नहीं करना ना करो। तो आपको इसको एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, और आधा निकाल लिया होगा बच्चों ने, तो लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है टू फिंगर टेस्ट। तो टू फिंगर टेस्ट जो है इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है फॉर द रेप सर्वाइवर्स। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो टू फिंगर टेस्ट बेसिकली होता क्या है? जब भी किसी का रेप होता है, किसी भी पर्सन का रेप हुआ सपोज करो, सो शी बिकम्स द विक्टिम एंड ऑल्सो प्रोसिक्यूट्रिक्स, मतलब कि प्रोसिक्यूट करने वाली, जो सामने वाले को सज़ा दिलवाना चाहती है। तो इसको सरकार क्या प्रोवाइड करती है? सरकारी वकील, ठीक है। तो इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर हेल्प करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका केस लड़ता है। किसकी तरफ से? स्टेट की तरफ से, क्योंकि ये माना जाता है कि दिस इज़ अ रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट। पूरी स्टेट की कॉन्शियस को हिला देता है इस तरह का एक्ट, रेप जैसा एक्ट। लेकिन अब हमारे पास सबूत क्या है कि इस पर्सन का रेप हुआ, सिवाय इसके कि इसने कहा है? कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती। तो हम चेक कैसे करें, वेरीफाई कैसे करें कि इसका रेप कभी हुआ भी था या नहीं हुआ था? तो उसके लिए पुराने टाइम में इजाद किया गया था टू फिंगर टेस्ट।
ठीक है जी। तो टू फिंगर टेस्ट में क्या करते थे कि जो लेडी होती थी जिसका रेप हुआ होता था उसके वजाइना के अंदर टू फिंगर्स इकट्ठी इंसर्ट करके देखते थे। अगर तो वो इंसर्ट आराम से हो जाती थी तो इट वाज कंसिडर्ड कि इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था क्योंकि विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स वजाइना के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि आप दो फिंगर्स को जो है इंसर्ट कर सको, ये चीज़ मानी जाती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये चीज़ तब तो ट्रू है अगर जो लेडी है वो अनमैरिड हो या फिर वो पहले सेक्सुअली एक्टिव ना हो, ठीक है, या फिर वो वर्जिन हो। लेकिन जहाँ पे लेडी जो है वो ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव है, मे बी उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लिव इन में रह रही है, या फिर मे बी शी इज़ मैरिड और उसका हस्बैंड है, ठीक है, या फिर उसका ऑलरेडी बच्चा हो चुका है, चाइल्ड बर्थ वो दे चुकी है, तो उसके बाद टू फिंगर्स तो बड़े आराम से इंसर्ट जो है डॉक्टर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए एक श्योर शॉट सोल्यूशन ये नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इससे टॉर्मेंट होता है, मतलब आपके ऊपर एक रेप जैसी घटना हुई है या अटेम्प्ट टू रेप जैसी घटना हुई है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा मेंटली हिल चुके हो, उसके बाद फिर आपको एक हॉस्पिटल में बुला के डॉक्टर्स आपको जो है अगेन अनड्रेस कर रहे हैं और फिर टू फिंगर्स को आपके वेजाइना में इंसर्ट करके देख रहे हैं, तो इट्स वेरी मेंटली पेनफुल फॉर द लेडी, ठीक है। और उसके बाद भी वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ है नहीं, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ तो तब होगा जैसे जिसको हम स्वैब टेस्ट बोलते हैं। स्वैब टेस्ट में क्या करते हैं, वजाइना के आसपास के एरिया का सैंपल लिया जाता है स्वैब से टू चेक कि यहाँ पे कोई सीमेन प्रेजेंस है कि नहीं है। लेकिन अगेन वो भी फॉल्सिफाई हो सकता है, क्यों? एक तो नंबर वन, अगर कॉन्डम्स यूज़ कर रखे थे बंदे ने, ठीक है, तो फिर वो स्वैब टेस्ट के अंदर आएगा ही नहीं। फिर भी अगर आना आता है तो उसके लिए वो फ्रेश होना चाहिए, मतलब कि जैसे ही कंप्लेंट लगाई उसी टाइम उसका एमएलआर हो गया और उसमें स्वैब टेस्ट भी किया गया। लेकिन इमीडिएटली नहीं हुआ, अगर वो गैप पे होता है, ठीक है, तो फिर वो चीज़ नहीं हो सकती। तो ये कुछ इश्यूज थे इस रिगार्डिंग, और फिर इसलिए कहा जा रहा था कि ये तो एक टॉर्मेंट क्रिएट करने वाली बात है विक्टिम के ऊपर, तो इसीलिए इसको बैन करने की जो गुहार थी वो लगाई गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि पटिशनर्स ने ये भी कहा कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि अगर आपने टू फिंगर टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया तो उसका रेप ही हुआ था। तो ये जो है अपने आप में एक टॉर्मेंट वाली ही चीज़ बच जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पर्सन जो है वो पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हैं उसके, चाहे अपने हस्बैंड के साथ, चाहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, चाहे इवन इफ शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट। तो प्रोस्टिट्यूट और प्रोसिक्यूट्रिक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कई लोग मिक्स कर देते हैं। सो प्रोस्टिट्यूट मीन्स बेसिकली आप कह लो वैश्या टाइप्स, ठीक है। प्रोसिक्यूट्रिक्स का मतलब जो सज़ा दिलवा रही है। तो प्रोस्टिट्यूट भी अगर वो है जो कि मल्टीपल लोगों के साथ भी सेक्सुअल रिलेशंस में है, उसका भी तो रेप हो सकता है, ठीक है, एंड वहाँ पे तो टू फिंगर टेस्ट बड़े आराम से पास हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब यही हुआ कि उसका रेप ही हुआ है? क्या पता वो वैसे जो है कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में गई हो। तो इसीलिए इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, नंबर वन। एंड जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इस अपील को सुन रहे थे, जैसे मैंने आपको कहा, और हिमा कोहली भी जस्टिस सुन रहे थे, और डी वाई चंद्रचूड़ हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने दूसरा ये कहा कि जब हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करता है तो फिर से उसको वो जो टॉर्मेंट है वो क्रिएट होता है, तो इस चीज़ को उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया। जो केस था उसके अंदर एक माइनर गर्ल का रेप हुआ था जिसको बाद में जला भी दिया गया था एक्यूज के द्वारा, तो वो उस केस के अंदर ये सुनवाई चल रही है। तो जो टू फिंगर टेस्ट है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पर वेजाइनम एग्जामिनेशन, ठीक है जी। और अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिसेस को कहा हुआ है कि अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने भी इस तरह की प्रैक्टिसेस को प्रोस्क्राइब किया हुआ है। प्रोस्क्राइब का मतलब बैन किया हुआ है। बैन से ज़्यादा बेटर होगा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब नहीं, आपने ये की चीज़ें नहीं करनी। लेकिन फिर भी जो मेडिकल बोर्ड्स हैं, जब पुलिस के पास कोई विक्टिम जाता है तो मेडिकल बोर्ड्स ये टेस्ट जो है वो करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये री विक्टिमाइज और री ट्रामाटाइज कर देता है, और जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है उसको हर्ट करता है। अब जो जज साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो हैबिचुअल इंटरकोर्स हो या हैबिचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाली पर्सन भी अगर हो तो भी वो इररिलेवेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेप, क्योंकि जो आर्टिकल 375 है जिसको हमने काफ़ी ज़्यादा अमेंड कर दिया है और उसको बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया है, उसके अंदर ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आप हैबिचुअल इंटरकोर्स हो या नहीं हो, या आपके साथ पूरा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ। उसके अंदर तो इंसर्शन ऑफ एनी ऑर्गन
और एनी ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, पुराने टाइम में क्या होता था रेप लॉज के अंदर कि इंसर्शन भी होना मतलब प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो रहा है तभी रेप है, लेकिन बाद में क्या हो गया था इवन एनी ऑर्गन ऑफ द मेल, ठीक है, ऑर्गन के अंदर फिंगर भी आ जाएगा, टंग भी आ जाएगा, माउथ भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इन सब चीज़ों का यूज़ किया या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे निर्भया वाले कांड के अंदर वो ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट भी अगर आ जाता है तो भी आपका रेप के अंदर आ जाता है। तो द डेफिनेशन हैज़ बीन वेरी ब्रॉडन्ड, तो इसीलिए फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि वो हैबिचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली है कि नहीं है, या फिर उसके साथ अब रेप के दौरान एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ। तो हैबिचुएटेड और हैबिचुअल दो बोथ आर इररेलेवेंट, राइट। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वुमेन की सेक्सुअल हिस्ट्री इररेलेवेंट है बिकॉज ऑफ द एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट ने ये कहा है कि इट इज़ इररेलेवेंट कि बंदी का पास्ट सेक्सुअल कंडक्ट क्या था, तो वो चीज़ भी वहाँ पे ख़त्म होगी। इसके अलावा वो कहते हैं 53 ये सेक्शन है एविडेंस एक्ट का जिसको 2013 के अंदर इंसर्ट किया हुआ था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन विल बी इररेलेवेंट, क्योंकि अब प्रेजेंट केस के अंदर कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट को हमने देखना है। मतलब कि अगर कोई ऐसी लड़की भी थी जिसके सपोज करो जो प्रोस्टिट्यूट तो नहीं थी लेकिन 10 बॉयफ्रेंड्स थे, मतलब कि वो हैबिचुअली वो अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करती है, ठीक है, पर अब इस प्रेजेंट केस में तो वो नहीं कर रही थी, अपना कंसेंट नहीं था उसका। ठीक है, तो 11वां बंदा ये नहीं कह सकता भाई इसको तो आदत है, तो ये आदत है तो है भाई, तू अपने लिमिट्स में रह। ठीक है, तो ये चीज़ को हमने 53A के अंदर एविडेंस एक्ट के अंदर भी इंक्लूड कर दिया था 2013 के अमेंडमेंट से। तो हर एंगल से अगर हम देखें तो इट्स टोटली इरेलीवेंट नंबर वन, एंड इट्स टोटली यूजलेस बिकॉज इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि अगर आपने 2 फिंगर टेस्ट कर दिया तो इसका रेप हुआ था और बंदे को टांग दो। तो इसीलिए ये री ट्रामेटाइज करना विक्टिम्स को बंद करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि जो प्रोबेटिव वैल्यू है किसी भी वुमेन की टेस्टिमनी, वो उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि वुमेन जो है अगर वो सेक्सुअली एक्टिव थी तो वो झूठ बोल सकती है, क्योंकि पुराने टाइम्स में ऐसा माना जाता था कि जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है वो जो झूठ बोल सकती है, जो वर्जन है क्योंकि उसको अभी दुनियादारी की समझ नहीं है तो शी विल बी प्योर या शी विल बी सच्ची। ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हम बहुत सारे फॉल्स केसेस देखते हैं जो कि वर्जन वुमेन ने भी डाले हुए हैं कि इस बंदे ने मेरा रेप किया जस्ट टू एक्सटॉर्ट मनी और सम काइंड ऑफ अनड्यू फेवर्स। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसने भी फॉरबिड किया है कि आप हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो हैं चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो 2 फिंगर टेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद भी ये किया जा रहा है, तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। एंड इसीलिए हम डायरेक्शंस देते हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है उनको इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए बोला जाए कि अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट या रेप का विक्टिम आता है तो कोई भी 2 फिंगर टेस्ट नहीं करेगा। एंड साथ ही साथ जो सिलेबस है मेडिकल स्कूल्स का उसके अंदर भी इसको मेंशन किया जाए कि आप अगर डॉक्टर बनते हो तो आप 2 फिंगर टेस्ट को नहीं कर सकते। तभी इस मॉल प्रैक्टिस को हम बंद कर पाएंगे, बिकॉज अगेन मॉल प्रैक्टिस कहना थोड़ा ठीक नहीं है बट चलो अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस आप कह लो को हम बंद कर पाएंगे। सो दिस वाज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लो और ये अब आपके आगे आगे रिपीट भी होगा और हो सकता है हमें देखने को मिले, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम लॉज के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं आईपीसी सीपीसी एंड ऑल, तो अगर कुछ चेंजेस होते हैं लॉज के अंदर तो यहाँ पे वहाँ पे भी ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, राइट। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका टॉपिक है विच शुड बी डन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्राज़ील के इलेक्शंस को लेकर के। तो ब्राज़ील के इलेक्शंस के अंदर लूला डी सिल्विया जो है एक साइड थे और बोल्सोनारो जो हैं दूसरी तरफ थे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। तो जो लूला डी सिल्विया है ये बेसिकली लेफ्टिस्ट हैं। तो लेफ्टिस्ट मतलब जैसे हमारे कम्युनिस्ट लोग होते हैं जो, और जो बोल्सोनारो हैं ये राइटिस्ट हैं। तो राइटिस्ट जैसे कि आप लगा लो बीजेपी टाइप्स इंडिया में, और ये लेफ्टिस्ट लगा लो सीपीआई टाइप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टाइप्स। ठीक है तो लेफ्टिस्ट वालों का वही सारा एजेंडा है, जो राइटिस्ट है उनका एजेंडा है गोइंग बैक टू द रूट्स, राइट। तो अब इस लड़ाई के अंदर एज ऑफ नाउ लूला डे सिल्विया जो है वो जीत गए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस एंड ही इज सेट टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। साथ ही साथ क्योंकि एक लेफ्टिस्ट पार्टी पावर में आएगी तो बहुत सारी सोशलिज्म से रिलेटेड चीज़ें और एंटी कैपिटलिस्ट चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी और कैपिटलिज्म वालों के लिए तकलीफ जो है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है लेकिन इसके अंदर एक और कैच है, वो ये है कि जो जायर बोल्सोनारो है जो कि अभी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं
इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं मुझे रिग्ड लगते हैं एंड आई विल बी कंटेस्टिंग इट। तो जो सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट है उन्होंने तो कहा था कि इनको जो वोट्स मिले हैं वो मिले हैं 50.9% और जो इनकम्बेंट है उसको मिले हैं 49.1%। तो उनको इस बात से थोड़ी तकलीफ है, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिगिंग हुई है क्योंकि ये जो 1% का आप लगा लो गैप है, इट हैज़ बिन रिग्ड बाय लूला डा सिल्विया। तो इसीलिए वो कंटेस्ट करेंगे इसको कोर्ट के अंदर, एंड अगर कोर्ट में वो सक्सेसफुल होते हैं तो ही विल रिमेन एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। लेकिन जो लूला डा सिल्विया उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, और वो कह रहे हैं कि जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं बोल्सोनारो उनको भी मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहिए था, बट अगर वो नहीं भी करते हैं तो मेरे सपोर्टर्स हैं जिन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया है एंड ही शुड एक्सेप्ट द डिफीट विद ग्रेस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू रशियन एंड यूक्रेनियन वॉर। तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट्स हो रहे हैं और वाटर पाइपलाइंस भी कट कर दी गई हैं, और 80% कीव जो है वो आप लगा लो कि विदाउट वाटर रह गया है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रह गया है, और लोगों की हालत वहाँ पे बुरी है। और रशिया लगातार मिसाइल्स जो हैं वो कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। और रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के जो एयर फोर्स वाले विमान हैं उनको भी जो है टारगेट करके गिरा दिया है। अब इशू क्या आ रहा है, वो इशू ये है कि अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये वॉर चल रही है या नहीं चल रही है, और अगर चल रही है तो कहीं कुछ रिग्ड तो नहीं है, कहीं कुछ होक्स तो नहीं हो रहा। क्योंकि आप ये देखिए कि हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया की जैसी वॉर हुई तो ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। उससे क्या हुआ, वेल्थ इरोजन होने लग गया। उसके बाद जब लोगों को लगा कि ये वॉर तो चलेगी तो लोगों के बिजनेसेस जो थे वो नॉर्मलाइज होने लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंड काफ़ी हद तक मार्केट्स जो थी वो रिवाइव करने लगी। उसके बाद फिर ओपेक प्लस कंट्रीज़ के साथ मिलकर के रशिया ने कहा कि हम जो है ऑयल की प्रोडक्शन कम करेंगे। उसके बाद नॉर्ड 2 पाइपलाइन वाला इशू हुआ, ठीक है, नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 वाला जो जर्मनी के साथ था। इन्होंने कहा कि भाई विंटर्स आ रही हैं तो यूरोपियन देश तो जम के मर जाएंगे। उससे हमने क्या देखा कि फ्यूल इन्फ्लेशन तो 10x से ज़्यादा हो गई और फूड इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, राइट। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, यूके के अंदर भी हमने देखे थे आंकड़े, यूरोपियन यूनियन के आंकड़े भी देखे थे 10% अबव था, जर्मनी के अंदर हमने देखा था 70% अबव था। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन और इन सब के अंदर यूएसए का भी नुकसान हो रहा था क्योंकि यूएसए का ट्रेड का नुकसान हो रहा था। लेकिन अब अचानक अगर आप देखो लास्ट आप लगाइए कि 15 अक्टूबर के बाद से तो सिचुएशन तो कोई ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। ऊपर से रशिया ने जो 5 प्रोविंसेस थे यूक्रेन के वो भी अपने अंदर अनेक्स कर लिए, 4 प्रोविंसेस अगर क्रीमिया को मिलाओ तो 5, ठीक है, 5 प्रोविंसेस भी अपने अंदर अनेक्स कर लिए हैं। ग्लोबल जो पावर्स है वो अभी भी रशिया के अगेंस्ट बोल रही हैं, मिसाइल अभी भी चल रहे हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस अचानक से यूएसए और यूरोप की मार्केट्स के अंदर एक अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली कह लो कि वेल्थ जनरेशन हो रही है। तो जब एक तरफ आपकी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हो कि जी कुछ खाने पीने के भी पैसे हमारे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल दुगने हो गए हैं, 3 गुने हो गए हैं नॉर्ड 2 की पाइपलाइंस ख़राब हो गई हैं, ऑयल महंगा हो रहा है, तो फिर आपकी वेल्थ जनरेशन कहाँ से आ रही है। तो इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि इसके अंदर कोई ग्लोबल प्ले, कोई ऐसी शैडो ऑफ ग्रेट गेम चल रही हो जो एक आम पर्सन को ना पता हो, क्योंकि इकोनॉमी एंड वॉर आर डायरेक्टली कोरिलेटिव। अगर आप फरवरी से लेके अक्टूबर तक का ट्रेंड देखते हो, जब से वॉर शुरू हुई थी और अक्टूबर 15 लगा लो आप, ठीक है, तो लगातार से एक डाउन ट्रेंड या हल्का सा ट्रेंड, डाउन ट्रेंड हल्का सा ट्रेंड चल रहा था। लेकिन पिछले एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, सिंस 15 अक्टूबर लगातार यूएसए के अंदर हम देख रहे हैं एक स्टीप अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, और 8 से 10% का ग्रोथ हमें यूएसए की स्टॉक मार्केट्स के अंदर, वेल्थ क्रिएशन के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा रहा है वहाँ का फेडरल बैंक। यूरोप के अंदर भी हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी आ रही है सारी की सारी मार्केट्स में, और एक तरफ कह रहे हैं कि वॉर खत्म नहीं हो रही। सो दीज टू थिंग्स आर टोटली लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन माई पर्सनल व्यू एंड द आर्टिकल्स दैट आई हैव रेड। तो आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर, वो आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि इज़ इट पॉसिबल कि एक तरफ तो वॉर चल रही है और दूसरी तरफ आपकी ग्रोथ जो है वो स्काई रॉकेट कर रही है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 10%। क्योंकि अगर आप एक एवरेज लेके चलते हो तो 10 से 12% आपकी साल की ग्रोथ होती है मार्केट्स के अंदर। एक एवरेज ग्रोथ अगर आप देखते हो यूएसए की मार्केट्स की तो 12%, 15% लगा लो, ठीक है, अगर आप इंडेक्स ग्रोथ की बात करते हो तो अब अचानक से आपके 15 दिन के अंदर ही 10-12% की ग्रोथ आ गई, तो इट्स वेरी हाईली अनलाइकली। तो कुछ ना कुछ फिशी मेरे हिसाब से तो यहाँ पे है, एंड कुछ ना कुछ अचानक से हमें बड़ा देखने को
मिल भी सकता है। तो अब आ जाते हैं हमारे आंसर पे। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिशनरी का मतलब मे है, और अपॉइंटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर शैल के अंदर आता है, मतलब ये तो मैंडेटरी है, अगर आप गवर्नर बने तो आपको अपॉइंट करने ही है। तो दिस ऑप्शन इज़ डेफिनेटली इनकरेक्ट। तो अगर आप इनकरेक्ट को एलिमिनेट कर दो तो फर्स्ट भी गया, थर्ड भी गया और डी भी गया, तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 163 के अंदर आपका गवर्नर का ऑफिस मेंशन्ड है, जो कहता है कि ही शैल एक्सरसाइज द फंक्शंस विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 356 कहता है कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन सेंड अ रिपोर्ट, तो यहाँ पे तो आ गया कैन, तो कैन या मे एक ही बात है, राइट। उसके बाद ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे आ गया शैल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपका, उसके बाद आ गया कि गवर्नर कैन रिजर्व द बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे अगेन मे या कैन वाली पावर्स हैं, तो ये हो गया आपका करेक्ट। उसके बाद तो 1 और 3 आपके करेक्ट हो गए, राइट। उसके बाद ही मेक्स द रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आ गया शैल, उसको रूल्स तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि गवर्नर के नाम पे सारे काम होते हैं, ठीक है, तो ये वाला भी शैल हो गया। तो हमें बताना था कि करेक्ट आंसर कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिशनरी पावर्स, तो फर्स्ट आ गया कैन और थर्ड आ गया कैन। तो इस तरीके से भी अगर आपको पता है तब भी आप कर सकते हो, वरना अगर आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स का पता था तो भी आप एलिमिनेशन से इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। नाउ कमिंग ऑन टू द मेंस का क्वेश्चन, इस साल का ही मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रोलगमेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम टू द लेजिस्लेचर। तो जैसे हमने बिहार के अंदर देखा था, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, उस तरह की सिचुएशन की बात कर रहा है कि अगर आप एक ऑर्डिनेंस पास करते हो एज अ गवर्नर, फिर आप स्टेट के लेजिस्लेचर उसे पास नहीं करता, फिर आप दोबारा से उसको रीवैलिडेट कर देते हो, दोबारा से पास कर देते हो, फिर दोबारा पास कर देते हो, तो क्या वो वैलिड प्रैक्टिस है या नहीं है। तो इसके अंदर आप बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो, और एसेंशियल कंडीशंस भी बतानी है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर की वो आप कब यूज कर सकते हो। लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूड्स व्हाट, पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। 123 के अंदर आपका है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 213 के अंदर आपका है आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर्स पावर, ठीक है। तो पॉलिटी का है, GS2 का टॉपिक है पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत के अंदर से डायरेक्टली क्वेश्चन है, आराम से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये किसी भी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा और नोट्स में भी मिल जाएगा। बिहार का इसमें एग्जाम्पल था कि वो बार बार जो है रिपॉलगमेट कर रहे थे, रिप्रोमोगेट कर रहे थे ऑर्डिनेंसेस को, राइट। सो दिस कैन बी डन। उसके बाद आप आंसर को नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये आप बिल्डिंग देख सकते हो, हिंदी में कहते हैं निर्वाचन सदन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस मतलब अपने आप काम करने वाली। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक मेंशन्ड बॉडी है, तो जो भी जैसे हाई कोर्ट मेंशन्ड है, सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड है, तो इट बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसका ओहदा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और इसका काम क्या है, सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस कराना। तो मतलब बिलो सेंटर्स, पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, वो इसके परव्यू में नहीं आते, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के परव्यू में आते हैं। तो यहाँ पे इसका सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस कराना इसके परव्यू के अंदर आता है। तो जब हम सेंटर के इलेक्शंस की बात करते हैं तो क्या मतलब हुआ, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस, ठीक है। और जब हम स्टेट के इलेक्शंस की बात करते हैं तो मतलब कि आपका विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शंस, इनके थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका ऑफिस है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, उनके इलेक्शंस को भी यही मॉनिटर करता है। इनका शेड्यूल निकालना, जनरल इलेक्शंस हैं या बाई इलेक्शंस हैं ये बताना, ये भी इनका काम होता है। कौन से पोलिंग स्टेशन होंगे, क्या पोलिंग स्टेशन को कितने एरिया ऑफ वोटर्स मिलेगा, उसके बाद लोकेशन क्या रहेंगी, क्या अरेंजमेंट्स की रिक्वायरमेंट है हमें इन एंड अराउंड द पोलिंग स्टेशंस। इसके अलावा जो भी और अलाइड मैटर्स होंगे इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे भी यही देखते हैं। जो आपका पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो डील करता है इलेक्शन से और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन से। और इसी के अकॉर्डिंग 25 जनवरी 1950 को हमने फर्स्ट टाइम पे इलेक्शन कमीशन को बनाया था एज अ बॉडी। और आर्टिकल नंबर 324, 329 डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स, फंक्शंस, टेन्योर्स, एलिजिबिलिटी से, और ये सारा का सारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी का पार्ट बनता है।
अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई ऑर्डर हो जाता है तो उसको आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर जो है चैलेंज कर सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हुआ था कि लोग इलेक्शन कमीशन के बाद सीधा कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन इज इन द स्टेटस ऑफ हाई कोर्ट, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि चाहे आप कितनी भी बड़ी बॉडी बना दो कोई, अगर आप बना रहे हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी स्टैट्यूट के अंदर, यू कैन नॉट आउस्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्टिकल नंबर 226 एंड 227 ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब कि अगर उसमें कोई फंडामेंटल राइट की बात आ जाती है या किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात आ जाती है जो आपके रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉलो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।